नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता माथेस। बजट 2023-24 की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में आम आदमी ये जानना चाहता है कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा और आम आदमी को छूट मिली या नहीं। तो इसी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गौरव शर्मा जी, जो कि एक फाइनेंस एक्सपर्ट और रिसर्च एनालिस्ट हैं। गौरव जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े आज। थैंक यू श्वेता। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके अनुसार इस बजट की मेन हाईलाइट्स क्या रही सर? देखिए मैम, इस बजट की जो मेन हाईलाइट है वो है आपके पास में 10 लाख करोड़ का कैपेक्स जो कि गवर्नमेंट कर चल रही है। मैम देखो, हमें ये समझना चाहिए कि बजट के अंदर अगर गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ का कैपेक्स करके चलेगी, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी का कहना है, तो ये कैपेक्स का मतलब ये सीधा है कि इन्वेस्टमेंट जाएगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए। तो ये हमारे पास में इसकी हाईलाइट है। अब देखिए, इसी के अंदर जो मेन चीज़ें जो हम कवर करके चलेंगे, तो इसके अंदर 2.4 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट है वो इंडियन रेलवेज़ को 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाकर चल रही है उड़ान स्कीम के अंदर। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देकर चल रही है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, कि और वो भी इस शर्त पर कि आप इससे डेवलपमेंट करोगे, मतलब स्टेट के अंदर आप डेवलपमेंट करके चलोगे। 10,000 करोड़ का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसको मैनेज करेगा नेशनल हाउसिंग स्कीम, और 7,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे आपके इसमें ई कोर्ट्स के ऊपर। जिसके अंदर एक और बात इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी, जो सबसे बढ़िया थी, वो ये कि आने वाले वक्त के अंदर मतलब गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो 1 साल नहीं है, गवर्नमेंट आने वाले समय में 25 साल का टारगेट करके चल रही है। मतलब अमृत काल, हम 75 ईयर्स ओल्ड इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके हैं और अगले 25 साल को टारगेट करके चल रही है गवर्नमेंट। मतलब देखिए, अब गवर्नमेंट किसी के आगे हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके का ये बजट है, आने वाले वक्त में जिसके पास में भी जाएगा, मतलब देश उन्नत व्यवस्था की तरफ जा रहा है। जी, ये इसकी हाईलाइट है मेन। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो बजट पेश हुआ है ये वोट बैंक को लुभाने के लिए है या वाकई देश के विकास के लिए है? देखिए, काफ़ी हद तक तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी का एक ही मोटिव होता है कि अगली बार सरकार में वही आए जी। लेकिन जब मैंने इस बजट को मतलब माइन्यूटली एनालाइज करा, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि देखिए, ये अगर ऐसा कोई बजट आने वाले वक्त में बनाया जाता तो कहीं ना कहीं मतलब वोट बैंक को लुभाने के लिए होता, लेकिन इस वक्त पर अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम पैसा आम आदमी की जेब में जा रहा है और जा कुछ इस तरीके से रहा है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे घटा रही है। अब आप ये देखिए ना, मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, आप देखिए फिस्कल डेफिसिट का सीधा सा मतलब होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की आमदनी। तो फिस्कल डेफिसिट को हम ये मान के चल रहे थे कि जैसे लास्ट ईयर था 6.4%, तो आज 6% तक होगा, पर गवर्नमेंट इसको इतना नीचे लेकर आई है, 5.9% तक इसको लेकर आए, और आने वाले वक्त में निर्मला सीतारमन जी का ऐसा कहना है कि इसको वो 4.5% तक लेकर आएंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमारी ग्रोथ स्टोरी को टारगेट करते हुए बजट बनाया गया, ना कि ये कोई ऐसा बजट है जिसमें मतलब वोट बैंक को लुभाया जाएगा, क्योंकि वोट बैंक के लुभाने जैसा इसमें कुछ है भी नहीं। अच्छा, तो सर आपने आम आदमी की बात की, तो उसी पर मैं पूछना चाहूँगी कि आम आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो मतलब आम आदमी को अगर देख के चलो तो 1 साल का राशन। अच्छा, मतलब जो एक आप आम आदमी की बात करके चलेंगे तो इसके अंदर मतलब 1 साल का जो राशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट के चल रहे हैं, जैसे कि वो पहले भी देखे चलते थे, मतलब अन्न योजना के तहत। तो एक तो ये मेन चीज़। अब देखिए, उसके अंदर अब आम आदमी से थोड़ा सा उठ कर चलते हैं, हम इसके अंदर आम वर्किंग क्लास आदमी के बारे में बात करके चलते हैं, जो पैसा कमाता है और इनडायरेक्टली 20% का टैक्स दे रहा होता है। अब ऐसी जगह पर एक आम आदमी जो इनडायरेक्टली 20% का टैक्स दे रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि अधिकतर चीज़ों पे आप 18% का जीएसटी देते हो, अब आप उसके ऊपर इनकम टैक्स की और मार कर दो, तो यहाँ पर तो मतलब उसके पास कुछ पैसा बचा नहीं। तो यहाँ पर आम आदमी के हिस्से में आता है कि कम टैक्स देना। अब यहाँ पर ये चीज़ निकल के आती है कि 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, मतलब ये एग्जम्प्ट है आपका। 3 से 6 लाख तक 5% आपको टैक्स पे करना है, 6 से 9 लाख तक 10% का टैक्स है, और 9 से 12 लाख तक 15%, और 15 लाख से ऊपर आपको 20% के 20% की कैटेगरी में डाल दिया गया 12 से 15 में, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये एक आम आदमी के लिए स्पेशल छूट है। तो सर, जो सरकार को विकास के प्रति विश्वास है वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट आती है और मतलब कोई भी उसका प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो तो वो एक तरीके का रोल है, चाहे उसके अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर हो वो भी एक तरीके का रोल है। मतलब कोई भी देश के अंदर कोई भी सरकार आती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो देश किस तरीके से बाकी देशों से आगे है या अलग है। तो G20 के अंदर जो प्रेसिडेंटशिप हम लोग करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को एक लीडर की तरह लेकर आता है। अब G20 के अंदर अगर भारत को लीडर की तरह लेकर आया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट है, और इस ऐतिहासिक इवेंट का पार्ट हर कोई बनना चाहता है। तो मतलब यहाँ से ये कॉन्फिडेंस मेरे को ऐसा लगा निर्मला सीतारमन जी के अंदर से निकल के आता है, और ये उनकी स्पीच के अंदर स्पष्ट दिख भी रहा था
कि जब वो ऐसा कह रही थी कि हम G20 की प्रेसिडेंटशिप करने वाले हैं, और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022 और 2023 अगर आप देखकर चलेंगे तो उसका जो फ्रंट पेज है, जैसे कि मैं इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ कि चेंजेस किस तरीके का है। अब जैसे कि जब कोविड वाला बजट आया था तब उस समय पर जो मेन फ्रंट पेज था उस पर कोविड था। अब इस बार जो फ्रंट पेज था उसके ऊपर G20 को हाईलाइट किया गया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा भारत का तिरंगा उसमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया है जो कोई समझदार आदमी ही देख सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब आने वाले वक्त में भारत एक उभरती महाशक्ति निकल कर आएगा, ये उनके अंदर विश्वास जगाता है। जी, तो सब बात बजट की हो रही है तो स्टॉक मार्केट की बात होगी ही। तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट खुश है इस बजट से? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कभी भी एक आम आदमी को अगर आप बात करके चलते हो तो आम आदमी कहीं ना कहीं अपने आप में एक खास आदमी है, क्योंकि वो कोई ना कोई काम कर रहा है। अब वो काम किसी फर्म के अंदर कर रहा है तो वो फर्म भी अपने आप में कुछ खास है, और वो फर्म अगर वो पब्लिक सेक्टर की फर्म है और मतलब आने वाले वक्त में उसके कुछ शेयर्स है तो उसके जो शेयर धारक हैं वो भी पब्लिक है। और जैसा कि आपने देखा भी है कि इस एक साल के अंदर FIs नेट सेलर्स थे, उसके बाद भी हमारे देश की मार्केट नहीं गिरी और 5% ज़्यादा ग्रोथ निकाल कर दिखाई है बाकी देशों के मुकाबले में हमारे स्टॉक मार्केट ने, और यहाँ से FPIs पैसा कमा कर लेकर गए, जबकि पूरे साल नेट सेलर थे। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप उसमें LIC ले लीजिए, चाहे कोई पेंशन फंड ले लीजिए, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगा कि आज मार्केट के अंदर खरीदारी का माहौल था, मार्केट जहाँ खुले वही उनका लो है, और मार्केट ने नीचे आने की कोशिश नहीं करी, हर बार मार्केट ऊपर ही चढ़ता चला गया और सेलिंग को बाय कर लिया गया। अभी बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट का मतलब कि एक बड़ी मूव लगाने के बाद इस समय थोड़ा सा हल्का हुआ है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। लेकिन निफ्टी 50 भी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी ग्रीन है, निफ्टी IT भी अभी ग्रीन है, निफ्टी बैंक के स्टॉक्स भी अभी समय पर ग्रीन है। और जो सेक्टर्स मैंने जो बजट के अंदर समझे हैं उनको देखकर कहीं ना कहीं मेरा विश्वास रखता है कि मतलब कि आने वाला जो भविष्य, देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी आ सकती है मार्केट के अंदर और हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स बुलिश हैं। तो सर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, इसी पर बात हो रही थी, कि जिन पर शेयर मार्केट बुलिश है? देखिए, इसको ना बहुत धीरे धीरे करके समझ के चलेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि गवर्नमेंट ने चाहे 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में बात की, या गवर्नमेंट ने अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के बारे में बात की, या गवर्नमेंट ये कह के चलती है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट रिजर्व्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री किसी मतलब ऐसे माहौल के अंदर उन बिजनेसेस को टारगेट करके चलेगी जिन बिजनेस के अंदर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट या जो कंपटीशन है उसके फेवर में जाता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि खेती बाड़ी, अब एग्रीकल्चर को आप ऐसे मान के चलो कि जो एग्री टेक वाला जो सब सिस्टम है, या आने वाले वक्त में मतलब गवर्नमेंट का जो मुझे पुश लगा, मतलब इस बजट को देखकर जो मुझे पुश लगा कि ये मोर डिजिटल है और लेस फिजिकल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे कि फिनटेक सेक्टर्स हैं, या आने वाले वक्त में जो नए स्टार्टअप्स हैं, मतलब ये ऐसी कंपनियां जो नए स्टार्टअप्स के अंदर, नए आइडियाज़ के अंदर इन्वेस्ट करके चल रही हैं, MSME से रिलेटेड हैं, फिशरी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मतलब जिस तरफ ध्यान नहीं जाता लेकिन मेरा गया, तो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि मुझे मतलब ये गवर्नमेंट ही बता के चल रही है कि जिस जगह पर भी भी रोडवेज बनेंगे, रेलवेज बनेंगे या हाईवेज बनेंगे, मतलब उनके साथ साथ हम कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बना के चलेंगे कि रोड तो हमने अच्छी बना दी, लेकिन हम इसके ऊपर जो व्हीकल चलेंगे वो कितना सपोर्ट करके चलेंगे ग्रीन एनर्जी को। अब ग्रीन एनर्जी में आ गए, आपके पास में हाइड्रोजन फ्यूल आ गया। तो आने वाले वक्त में मतलब ये विचार है कि आने वाले वक्त में हाइड्रोजन फ्यूल की तरह ज़्यादा यूज़ होकर चलेगा। अब लद्दाख को भी इसके अंदर जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर को भी इसके अंदर जोड़ा गया, मतलब जो एक इतना बड़ा नेटवर्क बन रहा है हाईवेज़ का, आने वाले वक्त के अंदर कहीं ना कहीं ये जो पुश है एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पुश करता है। अब इन जगह पर इनवाइट्स वाले फंड्स हो गए या राइट्स वाले फंड्स हो गए, इनको देखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा सेशन रहा है इससे हमारे ऑडियंस को बजट से लेकर जो सवाल थे वो सारे क्लियर ज़रूर हो गए होंगे, और ऐसे ही और सेशन हम करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। आप बने रहिए जी न्यूज़ डिजिटल के साथ।